आदरणीय प्रिंसिपल सर, मेरे सभी संकाय सदस्य, अध्यापकगण, सभी स्टूडेंट्स के पेरेंट्स और मेरे सारे विद्यार्थियों, मेरा नाम डॉक्टर मनीष चौधरी, असिस्टेंट प्रोफेसर, रचना सारी डिपार्टमेंट। अभी तक की जितनी भी आपने चर्चा सुनी है, आपको एक छोटी सी चीज समझ में आ गई होगी कि ये जो 15 दिन का प्रोग्राम है ये क्यों रखा गया है। मैं इसी के बारे में आपको ब्रीफली बताऊंगा। अगले 15 दिनों के अंदर कौन कौन सी एक्टिविटी आपके साथ होने वाली है जिससे आप एज ए बिल्डिंग ऑफ माइंड मेकअप कर सकते। आप सब जानते हैं कि हमारा जो देश है, हमारा देश ही नहीं अभी तो पूरे विश्व में 3 तरह की एजुकेशन चलती है। पहली एजुकेशन जो फर्स्ट क्लास से लेकर के 12th क्लास तक हम लेते हैं उसको हम एकेडमिक एजुकेशन बोलते हैं। एकेडमिक एजुकेशन के बाद में 12th के बाद में जो एजुकेशन स्टार्ट होती है उसको हम बोलते हैं प्रोफेशनल एजुकेशन। जितने भी नए विद्यार्थी हैं उन्होंने अपनी एकेडमिक जो एजुकेशन है वो कंप्लीट कर ली। अब वो एक नई स्ट्रीम के अंदर जा रहे हैं जो कि प्रोफेशनल नाम है BAMS, बैचलर इन आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी। कहने का सीधा सा मतलब है अब यहाँ से आप लोगों की जो जर्नी है वो चेंज होने वाली है। तो जर्नी ऑफ चेंज जो है एकेडमिक्स टू प्रोफेशनल, तो कभी भी किन्हीं दो अवस्थाओं के बीच में एक संक्रमण अवस्था आती है, ट्रांजिशनल फेज आती है, जहाँ पे हमको क्या होता है, हमारा कॉन्फिडेंस लूज होता है, हमें उसके बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं होती है। उन सब चीजों को बढ़ाने के लिए उसके प्रति ट्रिपल ए यानी सबसे पहले उसको एक्सेप्ट करने के लिए, देन उसको अडेप्ट करने के लिए, देन उसको अकोमोडेट करने के लिए कि हमको अब आगे फर्दर करना कैसे है, क्या करना है। इन 3 चीजों के लिए ही ये ट्रांजिशनल करिकुलम जो हमारे आयुर्वेदा की गवर्निंग बॉडी है NCISM, नेशनल सिस्टम ऑफ इंडियन मेडिसिन, और गुजरात आयुर्वेद यूनिवर्सिटी द्वारा ये 15 दिन का ये जो कार्यक्रम है ये चलाया गया। इन 15 दिन के कार्यक्रम के अंदर इस BMS के 5.5 साल के इस कोर्स के अंदर जितने भी सब्जेक्ट चलने वाले हैं उन सभी सब्जेक्ट का ब्रीफ में एज ए आउटलाइन बच्चे को समझाया जाएगा। दूसरी चीज, BMS जो है, BMS 3 भाषाओं में चलती है। बाकी आपने देखा होगा या तो सिंगल लैंग्वेज या बाईलैंग्वेज, लेकिन हमारा BMS है ये 3 लैंग्वेज में चलता है। हिंदी भी जरूरी है, इंग्लिश भी जरूरी है और संस्कृत भी जरूरी है। तीनों इक्वल जरूरी है, क्योंकि BMS के अंदर ना केवल आप आयुर्वेदा पढ़ने वाले हैं बल्कि एलोपैथी या MBBS का जितना भी सिलेबस है वो BMS के अंदर इंक्लूड कर दिया गया है, सिलेबस के अंदर है। यानी आपको दोनों चीजें पढ़नी है, और दोनों चीजों में अगर आप कमांड बना लेते हैं तो मैं नहीं समझता इस संसार में कोई भी ऐसी कोई जगह होगी जहां पे आप टिक ना सके। अब हर कंडीशन में अपने आप को सरवाइव करके बेटर कर सकते हैं। इसका अब सबसे बढ़िया एग्जांपल मैं खुद हूं। मैं खुद पे ही लेके कोई चीज बोलता हूं, इसलिए बोलता हूं कि जो मैंने अनुभव किया है या जो मैंने कुछ सीखा है, मुझसे ज्यादा बेटर कोई मेरे बारे में नहीं बता सकता। तो मैंने जो सीखा है उसके बारे में मैं सिंपल सा बताता हूं कि जितने भी सीनियर स्टूडेंट आए उन सब ने क्या कहा कि पहले दिन कुछ समझ में नहीं आया, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, हमको तो उधर जाना था, हमको तो इधर आ गए, हम तो ये क्या हो गया। नहीं, ये सबसे बढ़िया डिसीजन होता है। मैं एक चीज मानता हूं कि ईश्वर वो नहीं करता जो हम चाहते हैं, ईश्वर वही करता है जो हमारे लिए बेस्ट होता है, सबसे अच्छा होता है। जब मैंने स्टार्ट किया था तो मेरे साथ भी कुछ इसी तरह की थॉट प्रोसेस घर कर गई थी। हमारे समय में मेरा 2010 बैच है UG का, और MD का है 2018 और PhD का है 22। तो UG टाइम में मुझे ऐसा लगता था कि यार ये संस्कृत 10th क्लास में ये सोचा था कि अब तो पढ़नी नहीं है, ये क्या हो गया। फिर आई एनाटॉमी, मॉडर्न तो ठीक है, PMT पढ़ के आए हैं, अच्छी खासी रैंक। तो धीरे धीरे मेरे जो गुरुजन हैं, जिनको मैं हमेशा सुबह शाम हमेशा थैंक यू बोलता हूँ दिल से, कि उन्होंने मुझे गाइड किया, इस काबिल बनाया कि मैं आज आप लोगों के सामने खड़ा हूँ एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर।
फर्स्ट ग्रेड की जॉब है, इसमें कोई संशय नहीं है। फर्स्ट ग्रेड, फर्स्ट क्लास इसको बोलते हैं। आपके गुजरात में भी ये फर्स्ट क्लास में है और अदर स्टेट में भी फर्स्ट क्लास में है। अब आप सोचो कि जो आईएएस, जीएएस, आरएएस, उन सबके इक्वल की जो चीज है, जो स्ट्रीम है, जो प्रोफेशन है, अगर आप इसमें लग करके मेहनत कर लेते हैं, अपने आप को कहां पाते हैं? चलिए, सेकंड बात ये है कि एक तो कहीं पे बहुत सारा काम हो रखा हो, जैसे मान लो 2 खेत है, एक खेत 5 बीघे का है, एक खेत 6 बीघे का है, किसमें उपज ज्यादा होगी? खाद भी बराबर है, पानी भी बराबर है, मिट्टी भी बराबर है, बारिश भी टाइम पे, सब कुछ बराबर है 6 बीघे में, क्योंकि वहां पे बोने के लिए 1 बीघा ज्यादा है। ठीक ऐसे के ऐसे जो दूसरी पैथीज है और आयुर्वेद है, उनमें हम जब कंपेयर करते हैं तो हम ये पाते हैं कि हमारे पास एक स्ट्रीम एक्स्ट्रा है। वो क्या है कि हमको मॉडर्न भी उतनी ही आएगी जितनी हमको आयुर्वेद आएगी, यानी मॉडर्न का नॉलेज तो है ही हमको, उसके साथ हमारा आयुर्वेद जो है वो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। आप सबको पता होगा कि जो मॉडर्न मेडिसिन की जितनी भी सर्जरीज है, उनमें से 60 के आसपास की जो सर्जरीज है वो आयुर्वेदा प्रैक्टिशनर कर सकता है, पहली बात। दूसरी बात, जो उनका सिलेबस है वो सारा आपको पढ़ाया जाएगा। आयुर्वेदा तो पढ़ना ही है, उसके साथ उन चीजों में भी आपको परफेक्ट बनना। इसका एग्जाम्पल बताता हूँ। कैडेवर जो है, आपकी बॉडी जो है, अब चाहे लीवर संस्कृत पढ़ने वाले का हो, चाहे साइंस पढ़ने वाले का हो, चाहे आर्ट्स पढ़ने वाले का हो, चाहे एमबीबीएस वाले का हो, चाहे बीएमएस वाले का हो, लीवर तो लीवर होता है ना। लीवर को निकालना है तो क्या करना है? डिसेक्शन करना है। अब मैं रचना का आदमी हूं तो थोड़ी रचना की बातें ही करूंगा, एनाटॉमी का हूं तो मैं थोड़ी एनाटॉमी की बातें करूंगा कि डिसेक्शन जब करते हैं ना तो उसमें ये कहीं नहीं लिखा होता है कि ये संस्कृत वाले का लीवर जो है वो थोड़ा बड़ा है। डिसेक्शन करते हैं ना, चीर फाड़ करके लीवर निकाला जाता है ताकि बच्चे को पढ़ाया जा सके, बच्चा सीख सके। जब हम डेड बॉडी या कैडेवर पे डिसेक्शन करेंगे तभी तो कल को लाइव सर्जरी कर पाएंगे, जीवित आदमी की सर्जरी कर पाएंगे। इसको बोलते हैं योग्य अभ्यास, यानी प्रैक्टिस करना, जो कि फर्स्ट ईयर से ही बीएमएस में सिखाया जाता है। और ये चीज एमबीबीएस में सिखाई जाती है। क्या डिफरेंस है? डिफरेंस ये है कि जो आयुर्वेद की एम्ब्रियोलॉजी है उसके अंदर ऐसी ऐसी चीजें सिखाई जाती है जिनकी प्रैक्टिस अगर कोई कर ले तो विश्व भर में अपना नाम कर सकता है। आयुर्वेद के ग्रंथों में एक एक लाइन के अंदर इतना सार छुपा हुआ है, आप मान नहीं सकते कि हम इतना बड़ा भी कर सकते हैं। भाई जहां खोज होने की संभावना है, प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, तो अपॉर्चुनिटी ज्यादा होगी ना। प्रोबेबिलिटी ज्यादा है तो अपॉर्चुनिटी ज्यादा होगी, अपॉर्चुनिटी ज्यादा होगी तो सक्सेस होने की रेट बढ़ जाएगी, सक्सेस रेट बढ़ जाएगी। हमको क्या होना है? हमको सक्सेस होना है। तो आज और इसी क्षण से जितने भी नए बच्चे हैं, मैं आप लोगों को ये विश्वास दिलाता हूँ, आप भरोसा रखिए अपनी फैकल्टी पे, प्रिंसिपल सर पे, इंस्टीट्यूट पे, जिस तरह से आपको गाइड करे उस तरह से आप चलते जाइए। अभी तक क्या था उसको यही छोड़ दीजिए और एक नए सिरे से अपने जीवन को स्टार्ट कीजिए। आयुर्वेदा में जीवन, आयुर्वेद के हिसाब से जीना, आपकी हेल्थ जो है वो तो अच्छी होगी होगी, आप प्रोफेशनली बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। सेकेंड चीज, जो तीसरी एजुकेशन है उसकी बात कर लेता हूं। अगर आपने 5 साल बीएमएस कर लिया, 5.5 साल का जो बीएमएस का कोर्स है ये कंप्लीट कर लिया, तीसरी एजुकेशन जो है इस संसार में वो है फाइनेंशियल एजुकेशन। फाइनेंशियल एजुकेशन यानी पैसे से रिलेटेड बात है। तो धन किसको अच्छा नहीं लगता? और धन आने के लिए क्या चाहिए? धन आने के लिए कर्म ज्यादा होने चाहिए ना, इज कंपेयर टू अदर। यानी कि अगर बीएमएस अच्छे से किया, अच्छी प्रैक्टिस कर ली, खुद को परफेक्ट बना लिया, या बीएमएस के बाद एमडी कर ली, आप अपना खुद का हॉस्पिटल खोल सकते हैं, आप खुद की फार्मेसी खोल सकते हैं। खोल सकते हैं कि नहीं खोल सकते हैं? क्या हो गया वो? फाइनेंशियल एजुकेशन। ठीक है कि भाई आप पैसे से पैसे कैसे बनाना है, ये भी आप यहाँ से सीख सकते हैं, इसमें कोई संशय नहीं, नो डाउट। देखिए, आयुर्वेद का जो उद्गम है वो भगवान ब्रह्मा से माना गया है। हम सब भारतीय संस्कृति से जुड़े हुए लोग हैं, हम सब जानते हैं कि शुरुआत कैसे हुई, क्या हुई। सबसे पहले ब्रह्मा जी थे, फिर कैसे क्या। वैसे के वैसे आयुर्वेद का उद्गम भी ब्रह्मा जी के मुंह से ही हुआ है।
और इस लोक के अंदर, इस संसार के अंदर जो रोग बढ़ गए थे, उन रोगों का निवारण करने के लिए ही आयुर्वेद को धरती पर लाया गया। ये बात हमको मानना पड़ेगा। क्यों मानना पड़ेगा? कि हमारे परदादा जी, दादाजी या हमारी दादी जी जब हमको खांसी होती थी तो खांसी के लिए सेट्रीज प्लस नहीं देती थी, क्योंकि उस समय इतनी सुविधाएं नहीं होती थी। तो वो क्या करती थी, वो लवंग काली मिर्च का पाउडर बना करके उसको शहद में चढ़ा देती थी। हम देखते थे कि 2 दिन के अंदर खांसी गायब हो गई। इट मीन्स सदियों से चला आ रहा है। जब शुरुआत हुई तभी तो सदियों से चला आ रहा है, जो हम आंखों से देख पा रहे हैं। वेल टेस्टेड ट्रीटमेंट है आयुर्वेदा का, जड़ से मिटाता है, जड़ से। मेरी 2.5 साल की प्रैक्टिस है एलोपैथी की भी और आयुर्वेदा की भी है। दोनों चीजों में मैंने एक ही चीज नोटिस की है, हर पैथी अपनी जगह सही है, पर जब बात ये आती है ना कि क्रोनिक डिजीज है तो इसको जड़ से मिटाना है, इसका कोई इलाज नहीं है। जो आयुर्वेद पे भरोसा दिखाता है 100% उसको रिजल्ट मिलता है, इसमें कोई संशय नहीं। दूसरी बात देखिए, हमको हमारी ग्रोथ के लिए काम करना है। हमारी ग्रोथ कब होगी? जब हम आयुर्वेदा को बेस्ट तरीके से ट्रीट करेंगे, उसको ज्यादा से ज्यादा अच्छे तरीके से सीख पाएंगे, हमारे प्रोफेशन को स्ट्रॉन्ग करेंगे। हमको कभी भी ये नहीं सोचना कि उसमें तो ऐसे होता है, उसके तो बहुत दूसरी पैथियों के बारे में कभी भी नेगेटिव बात नहीं करनी है। क्यों नहीं करनी है? देखो, हर चीज अपनी जगह सही है, ठीक है। 2 तरीके होते हैं सक्सेस होने के, या तो आप किसी को पीछे खींच करके सक्सेस होना चाहो कि मैं आगे निकल जाऊं। दूसरा तरीका क्या है? खुद की सीमा बढ़ा दूं, दूसरे वाला अपने आप पीछे रह जाएगा। हमें हमारी ग्रोथ के लिए खुद पे फोकस करना चाहिए, ना कि किसी दूसरे की बुराइयां। सभी पेथियां बेस्ट मानता हूं मैं, बेस्ट है तभी तो इस वर्ल्ड वाइड के अंदर चल रही है। आयुर्वेदा बेस्ट है ये मैंने आपको बता दिया, क्योंकि हम लोगों को अब क्या करना है, आयुर्वेदा स्ट्रीम में ही रहना है और जीवन भर इसी आयुर्वेदा से लोगों को रोगों से मुक्त करना है और हमारा जो नाम है इसी आयुर्वेदा से होना है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि ये तो था इंडक्शन प्रोग्राम क्यों रखा गया, 15 दिन की आउटलाइन। दूसरी बात ये करते हैं कि आप गार्जियंस के लिए क्या क्या जरूरी है। तो गार्जियंस के लिए पहली चीज ये जरूरी है कि आपके बच्चे की जो अटेंडेंस है वो मिनिमम 75% होनी चाहिए, अकॉर्डिंग टू NCISM, अकॉर्डिंग टू गुजरात आयुर्वेद यूनिवर्सिटी। अगर 75% अटेंडेंस नहीं है तो बच्चा एग्जाम में नहीं बैठ पाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जिम्मेदारी किसकी बनती है? हमारी बनती है, यानी टीचर्स की बनती है, और साथ में किसकी बनती है? गार्जियंस। सिंपल सा एग्जांपल है कि बच्चा घर गया तो घर पे मैसेज गया कि बच्चा पिछले 5 दिन से नहीं आ रहा है, पापा को मम्मी को पता ही नहीं है। अब सर ने फोन कर दिया, मैडम ने फोन कर दिया, बच्चा तो आ नहीं रहा है, क्योंकि अटेंडेंस शॉर्ट होगी तो एग्जाम में नहीं बैठ पाएगा। अब उस कंडीशन के अंदर पेरेंट्स अगर ये कहते हैं कि नहीं नहीं कोई बात नहीं, इसका तो मन नहीं लग रहा था इसलिए ये आ गया। देखिए, मैंने पहली बात यही कही थी, आपको सबसे पहले एक्सेप्ट करना पड़ेगा, देन अडेप्ट करना पड़ेगा, देन अकोमोडेट करना पड़ेगा। तो कुछ दिन एडजस्ट होने में लगेंगे, लेकिन वो दिन इतने इंपॉर्टेंट है कि अटेंडेंस 75% का मतलब 75% ही उसको पूरा करना है। तो हमको कुछ क्या करने पड़ेंगे, सेक्रीफाइस, कि मुझे तो घर ही जाना है, नहीं नहीं मैं तो घर पे ही रहना चाहता हूँ महीने भर, नहीं है। इस चीज का पेरेंट्स को विशेष रूप से ध्यान रखना है। नंबर 2 चीज, इन बच्चों के 6 पीरियोडिक असेसमेंट होंगे, 15-15 नंबर के टेस्ट और 3 बड़े एग्जाम होंगे 100-100 नंबर के। आपको रिजल्ट SMS के जरिए भिजवाया जाएगा, लेकिन ध्यान ये रखना है जो रिजल्ट बच्चे का आ रहा है कितना इंप्रूव हुआ, क्या है क्या नहीं, आप खुद एक असेसमेंट चार्ट बनाएं। हम तो करेंगे, हम तो 100% करेंगे, लेकिन अगर आपका साथ मिलेगा तो शायद उस बच्चे को एक अच्छी दिशा हम दे पाएंगे। जैसे कि सीनियर स्टूडेंट ने कहा कि इस पूरे गुजरात के अंदर सबसे बढ़िया रिजल्ट रहा है फर्स्ट ईयर का हमारी कॉलेज, चाहे किसी भी सब्जेक्ट का उठा के देख लो आप। उसका कारण क्या था? उसका कारण यही है, हमने हमारा 100% लगाया, लेकिन साथ में पेरेंट्स ने भी कहीं ना कहीं कोऑपरेट किया। ये आपकी जिम्मेदारी बनती है
कि आप कोऑपरेट करें, बच्चे का ध्यान रखें, क्योंकि अगर बच्चे के अच्छे से अच्छे मित्र हैं वो भी माता पिता हैं, अच्छे से अच्छे गुरु हैं वो भी माता पिता हैं, हम लोग भी हैं, बट पेरेंट्स फर्स्ट। तो ये आपकी 2 जिम्मेदारियां रहेगी, बाकी हम पे छोड़ दीजिए, ठीक है। तीसरी चीज, प्रत्येक बच्चे के ऊपर ध्यान रखने के लिए कि उसकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए कितना इंप्रूव करना है, कैसे इसको रहना सिखाना है, कैसे क्या करना है, किन किन चीजों में इसको गलत डायरेक्शन में नहीं जाए, इसके लिए इसको किस तरह से ट्रैकमेंट में लेना है, इसके लिए मेंटर मिलेगा प्रत्येक बच्चे पे ध्यान देने के लिए। जैसे अभी मेरे पास 8 स्टूडेंट हैं मेरी मेंटरशिप में, तो वो प्रत्येक एक्टिविटी सुबह से शाम तक उन्होंने क्या किया उसकी मुझे रिपोर्ट करते हैं, मुझे कहाँ करेक्शन करना है वो मैं करेक्ट करता हूँ, फिर मैं अपने हिसाब से उनको डील करता हूँ कि आज ये टॉपिक है, इतने घंटे में इस तरह से तैयार करना है, नहीं समझ में आए तो इसको इस तरह से यहाँ पे लिख करके कल सुबह पूछ लेना है, ठीक है। इस तरह से मेंटर की वजह से बच्चा जो है एक तो सबसे पहले तो सिक्योर फील करता है कि कोई नहीं, कुछ बच्चे होते हैं मेरी तरह, जब मैं नया नया गया था तो मेरे मुंह से आवाज नहीं निकलती थी, मैं डरता था, अरे यार सर बुरा मान गए तो क्या करूंगा। आज कितने ही लोग बैठे हो, कोई डर नहीं लगता मुझे, सडनली उठा करके बोल देते हैं जाके बोलना है भाई इसके बारे में, मैं बोल देता हूँ। कारण क्या है, मेरे गुरुजन उन्होंने मुझे इस तरह से डेवलप किया कि तुझे घबराने की जरूरत नहीं है, तेरा सबसे बढ़िया साथी तेरा आत्मविश्वास है। और यही काम हम बच्चे के लिए करते हैं, हम जो फैकल्टी है, हम जो मेंटर्स है, ये काम आपके बच्चे के लिए हम लोग करने वाले हैं, ठीक है, ताकि बच्चा किसी भी स्टेज पे अटके नहीं, ठीक है। देखो पढ़ाई तो हम लोग जानते ही है करनी है, उसके साथ पर्सनालिटी डेवलप होनी बहुत जरूरी है, पता लगना चाहिए नहीं यार ये डॉक्टर है। जब बच्चा घर पे आए और आपके आस पड़ोसी आए कि अच्छा आपका बच्चा आया हुआ है, उनको ये फर्क नजर आना चाहिए नहीं डॉक्टर बनना है, दूसरे में और आपके बच्चे में इतना डिफरेंस होना चाहिए। अगर इतना डिफरेंस होता है दैट मीन्स जो आपने किया है वो एकदम बेस्ट किया, तो बच्चा तो अपनी तरफ से एफर्ट लगाएगा ही। पेरेंट्स का और हमारा ये दायित्व है कि उनको सही से गाइड करें। जब घोड़े के आगे की तरफ इस तरह से 2 सेगमेंट लगा देते हैं तो घोड़े का एक लक्ष्य फिक्स हो जाता है, टारगेट फिक्स हो जाता है कि उसको वहीं तक जाना है, वरना क्या होता है तो इधर उधर देखता है। ठीक है, वैसे के वैसे जो बालक है, जो स्टूडेंट है, वो कच्चे घड़े के समान है, इसको पकाना पेरेंट्स और टीचर्स का काम है। इनका एक फोकस करके टारगेट और उस टारगेट को अचीव कराना, ये आपका और हमारा एक सामूहिक दायित्व है, ये सामूहिक दायित्व है। अगर बच्चे स्ट्रॉन्ग होंगे, बच्चे समझदार बनेंगे, अच्छा नॉलेज गेन करेंगे, तो देश विदेश में हमारे देश का नाम होगा, हमारे राज्य का नाम होगा, हमारे घर का नाम होगा, हमारे पेरेंट्स का नाम होगा, ठीक है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, sir, for your interaction with the parents and students.